वेलकम स्टूडेंट्स। आज जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पॉलिनोमियल्स को कंप्लीट कर लिया था और आपको बताया था हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही स्टार्ट करेंगे। ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इससे एक क्वेश्चन तो 100% आता है और कभी कभी दो भी आ जाते हैं। तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, उसमें एक या दो क्वेश्चन तो इसमें आते ही आते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें थोड़ी सी एडवांस भी हैं जिसको बताना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, नॉट फॉर द पर्पस, अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा आगे की चीज़ें भी पढ़ते हुए चलें, क्योंकि ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखा था, वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, वो सबको आपको ड्रॉ करना आता है। ठीक, लेकिन हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, और पैराबोला एक अपने आप में एक चैप्टर होता है, चैप्टर का नाम होता है, अपने आप में एक टॉपिक होता है। तो एटलीस्ट मैं आपको आज थोड़ा सा पैराबोला के बारे में भी बता दूंगा इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हम कवर क्या करेंगे, ओवरव्यू, ये हम आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, दिस इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी। लीनियर इक्वेशन के बाद ये चैप्टर आता है, और इसके अंदर एक्सरसाइज 4.3 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हैं जो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं, परेशान करते हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे। एनसीईआरटी वाला पार्ट भी कवर करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला पार्ट भी, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में किया था। उससे पहले हम आपको एक इसका ओवरव्यू दे देते हैं कि इसमें अंदर है क्या। तो फर्स्ट पहली चीज क्या है इसमें, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सेकंड, मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड, नेचर ऑफ रूट्स। एंड फोर्थ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर इसके बाद क्या है, फिफ्थ पार्ट में एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे। तो ये एक ओवरव्यू है चैप्टर का जो हमें देखना है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक, उसके बाद हम इसके मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको किन किन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ये एक तरीका ये है। थर्ड मेथड क्या है, इसके नेचर के, रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, किस तरह का नेचर होगा। फोर्थ वन, ग्राफ। मैंने कहा था पैराबोला के बारे में आपको बताऊंगा, तो मैं ग्राफ भी आपको बताऊंगा। एंड फिफ्थ, द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जैसे एवरेज स्पीड वाले प्रॉब्लम्स हैं, आपके टैप्स वाले प्रॉब्लम्स हैं, तो कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होती है, वहां पे हम इसको एप्लीकेशन वाला पार्ट यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन which can be represented in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें a क्या है, a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉरी, इसमें a जो है ना हमारा, ये नॉन जीरो होना चाहिए, a जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है इसके साथ। और b और c आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो a नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, क्यों बेटा, अगर a जीरो हो गया तो ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा ना, तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ रह गई, तो ये तो लीनियर हो जाएगी। तो a हमारा जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। बी और सी क्या होते हैं हमारे, कांस्टेंट होते हैं। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, देयर आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक रूट्स होता है अल्फा, मैंने आपको पढ़ाया था, और एक होता है बीटा। ठीक है,
एक रूट होता है इसका अल्फा और एक रूट होता है इसका बीटा। अब इनके रूट्स का भी कुछ रिलेशन होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा था, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया है तो ये भी बता देते हैं। तो इनका भी एक रिलेशन होता है। इनका रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन होता है सम का और एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट का। अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों के रूट्स का सम जो होता है वो क्या होता है? इसको रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, एक्स की वैल्यू भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात होती है। तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रूट से इस टाइम। तो इसके रूट्स का सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। ये रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। और क्योंकि क्वेश्चंस में आपको जो है क्वेश्चन दे रखे होंगे इस तरह से कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा, तो आपको ये टर्म्स, एक प्रोडक्ट और एक सम, इसके टर्म में आपको सारी चीजें निकालनी होंगी। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ जनरल किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट मेथड्स। इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं? इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये पहला मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड इज योर फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड इज योर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स। And third is your quadratic formula. ओके, ये 3 मेथड्स होते हैं इसे सॉल्व करने के। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम? फैक्टराइजेशन में एक एक करके मैं आपको मेथड भी बता देता हूँ, जल्दी शॉर्ट में बता देता हूँ, कुछ नहीं करना होता मेथड्स के लिए। एक छोटी सी इक्वेशन ले लेते हैं, उसकी हेल्प से बता देता हूँ। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, ये जो मेथड होता है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये एक लेंथी मेथड होता है। ठीक है, तो कंपटीशन में इसे अवॉइड करना है, इसको यूज नहीं करना। कंपटीशन में या तो फैक्टराइजेशन यूज कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, तो इन दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेथड मैंने लिख दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल लेके कि हाउ टू सॉल्व विद द यूज ऑफ दीज थ्री मेथड्स। ओके, तो पहले बात करते हैं हम किसकी? फैक्टराइजेशन मेथड की। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? सी दिस इज एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पर हम इसको फैक्टराइज करना तो हमें आता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, टेकिंग एक्स एस कॉमन, एक्स माइनस 1 माइनस 2s कॉमन, x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे फाइनल वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये मेथड हमारा सिंपल सा मेथड है जो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 10th में ही किया है, इसको 9th में भी किया है और इसको 8th में भी किया है ना। तो ये मेथड कहलाया फैक्टराइजेशन मेथड। ये सब आपको बहुत अच्छे से आता है, इसको बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन बता दिया मैंने फिर भी। दूसरा मेथड हमारा कौन सा होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स को इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो इसके 3 स्टेप होते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के। इसको 3 स्टेप से सॉल्व किया जा सकता है। पहला स्टेप, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 ही रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने जो इक्वेशन ली है इसमें हमने क्या कर रखा है? ये तो ऑलरेडी 1 ही है, तो हमें यहां से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर 2 होता या 3 होता तो आप उस 3 को क्या करते? दोनों तरफ डिवाइड कर देते, तो क्या हो जाता? ये इसका कोफिशिएंट हमारा क्या था? 1 ही रहता। तो क्या फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रिमेंबर करना है हमें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही रहना चाहिए।
अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। तो हम पहले स्टेप में तो एलिजिबल पहले से ही है, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ इट एंड स्क्वायर ऑफ इट, देन ऐड देन सब्ट्रैक्ट। क्या, टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ इट, स्क्वायर ऑफ इट, देन ऐड देन सब्ट्रैक्ट। कैसे, मैं बताता हूं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इक्वेशन एज इट इज रही, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है -3, ओके। तो -3 को क्या करेंगे, हाफ करेंगे, इसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट माइनस, अगर किसी भी इक्वेशन में किसी भी चीज में इक्वल ऐड कर दो, इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कोई फर्क पड़ता है? अरे यूक्लिड का रूल क्या कहता है, इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल द रिजल्ट इज इक्वल, इफ यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम क्वांटिटी, तो रिजल्ट तो क्या रहेगा, वही रहेगा ना, सेम। तो वही किया हमने। तो हमने क्या किया, इसका मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हाफ, देन स्क्वायर, देन ऐड, देन सब्ट्रैक्ट, ये तो किया। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा, 1 2 3, 1 2 3। तो ये फॉर्मूला काहे का हो जाएगा, देखो सी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर, यही तो है ना, सेम, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इसमें। इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काहे का बना, किस चीज़ का फॉर्मूला जनरेट हुआ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ओके। और दूसरी चीज क्या बची हमारी, प्लस 2 माइनस, ये क्या है 9/4, ओके, ये 9/4 है ना, इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ हमारा, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस क्या 1/2 का स्क्वायर। देख लो, ध्यान से कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2 माइनस 1/2, ओके बेटा। तो ये किसके बराबर आएगा, इंप्लाइज दैट, यहां कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, माइनस 3/2 प्लस 1/2 कितना होगा, -2/2, और -2/2 मीन्स -1, और ये कितना हो जाएगा, -4/2, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सी, द आंसर इज सेम। यू आर फ्री टू अडॉप्ट एनी मेथड, आंसर विल रिमेन सेम, ओके। आप चाहे ये वाला मेथड यूज करो, आप चाहे वाला मेथड यूज करो, आंसर रहता है सेम। क्योंकि ये एक लेंदी मेथड है, मैं इसलिए इसको कंपटीशन में अवॉइड करवाता हूँ आपसे, लेकिन मैंने बता दिया। बहुत से लोग हो सकता है एक एग्जाम दे रहे हो बोर्ड्स का, उनको उस टाइम समझ में ना आए, तो पढ़ा रहे हैं टॉपिक हाथ के हाथ, तो हमने बता दिया आपको, इसीलिए, ठीक है। अब तीसरा मेथड क्या होता है, तीसरा मेथड होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं, इक्वेशन याद रखना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, अगर ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये होता है फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये b क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x, ओके, प्लस माइनस साइन लगेगा। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप लोग, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट आपको दे रखी है 3 + √2 है, तो दूसरी रूट क्या होगी? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट आपको दे रखी है 3 + √2, तो दूसरी रूट क्या होगी? तो इस फॉर्मूले से एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फील करो, थोड़ा फील करके देखो कि क्या यहां पर दो साइन आ रहे हैं, सॉल्व होके यही तो आएगा -b/2a, और ये सो ऑन। एक साइन आ रहा है प्लस का, एक आ रहा माइनस का, तो अगर एक रूट इस तरह की आ रही है तो दूसरी रूट का क्या साइन चेंज हो जाएगा, 3 - √2। तो वहां पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 + √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कोई कांस्टेंट a दे देगा आपको, तो आप लोग करते क्या हो, इसकी वैल्यू रख दोगे x की जगह, है ना, x² पहले इसका होल स्क्वायर खोलोगे, फिर x में पुट करोगे,
फिर जो है इतना लंबा सॉल्व कर आगे इतना लंबा सॉल्व करते हो, मैं क्वेश्चन दूंगा एक, तब आपको पता चलेगा कैसे करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हमें क्या कहता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है, x इजिकल टू माइनस बी, बी कितना है 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, ये तो है, अपॉन 2a यानी कि 2, एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये कितना आएगा 8 यानी कि 1 अपॉन 2, यानी ना x की दो वैल्यू, यानी कि x किसके बराबर होगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 1। सी चेक द आंसर, यहाँ पर कितना आ रहा है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, उस यानी कि तीनों मेथड हमने देखे और तीनों मेथड में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर फ्री टू अडॉप्ट एनी मेथड, द आंसर विल रिमेन सेम। ओके, गॉट इट। तो बहुत सिंपल सी चीज थी, आप लोग पढ़ चुके हो इसको, तो वो एक तरह से रिवीजन कराना जरूरी था, मैंने इसलिए आपको ये बताया। ओके, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। तो बिफोर स्टूडेंट्स ऐसे नोट कर लीजिए, nature of roots, the very important topic, okay, for the boards and for the competition too, बहुत important topic है। if this is the equation ax square plus bx plus c equal to 0, तो एक क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही डी बताता है, यही डी डिसाइड करता है कि आपकी नेचर ऑफ रूट्स किस तरह का होगा। सी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, ये तो था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं जल्दी से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके अंदर है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नंबर निगेटिव हो, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं कि 9 किसके बराबर होगा, आप बोल दोगे सर प्लस माइनस 3 के। ओके, ये प्लस वैल्यू भी दे रहा है, माइनस वैल्यू भी दे रहा है। और अगर मैं आपसे यही चीज बोलूं कि माइनस अंडर रूट 9 किसके बराबर होगा, तो आप आंसर क्या कहोगे, क्या कहोगे, -3 कहोगे। -3 तो इसके बराबर है। ठीक है, तो रूट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूट में जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो रियल नहीं होते। ठीक है, वो रियल नहीं होते, वो नंबर कैसे होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो रूट में नेगेटिव नंबर्स की हम बात ही नहीं करेंगे। अप टू क्लास 10 तक हम रूट में नेगेटिव नंबर की बात ही नहीं करते। हम बात किसकी करते हैं, हम बात करते हैं रूट में पॉजिटिव नंबर्स की। तो रियल नंबर्स तक हमने पढ़ रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने नहीं पढ़ा। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहले भी बताया था मैंने कि ऑल द कैटेगरी ऑफ नंबर दे कम इन द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर्स विच आर निगेटिव इन द रूट, यानी कि वो उन नंबर के अलावा जो कि रूट के अंदर निगेटिव होते हैं, उन नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यही रूट जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल होगा या नॉन रियल होगा। नॉन रियल मतलब इमेजिनरी होगा। ठीक है, यही बताएगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो रूट में निगेटिव नो रियल वैल्यू, और रूट में पॉजिटिव रियल वैल्यू। तो ये कैसे पता चलेगा कि रूट में निगेटिव या रूट में पॉजिटिव होगा, तो ये डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता है कि फर्स्ट पार्ट इफ d इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, अगर d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल एंड
अनइक्वल। रियल तो होंगे लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन किया था उसमें आंसर क्या आ रहा था, 1 एंड 2, उसके रूट्स कैसे थे, रियल तो थे लेकिन अनइक्वल थे। क्यों? क्योंकि उसमें कंडीशन आप लगा के देखोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही होगी। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट आपका बड़ा है 0 से। तो 0, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो रूट्स का नेचर कैसा होता है, रियल एंड अनइक्वल। और अब बात करें हम सेकंड कंडीशन की कि इफ d इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर हो जाएगा तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल, यानी कि दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि हम बात करें किसकी, ये इक्वेशन मैंने आपको दे दी, सी फॉर एग्जाम्पल, सी हियर, ये इक्वेशन दे दी मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा होगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, कितना आ रहा है, 0। तो इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, इसके रूट्स का नेचर होगा रियल एंड इक्वल। देख लो ये फॉर्मूला काहे का है बेटा, ये फॉर्मूला यही तो है, x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो रूट्स का नेचर कैसा है, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल के लिए कंडीशन क्या होती है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 होना चाहिए। बेटा इसमें जो क्वेश्चन होते हैं देखो सुनो, इसकी कंडीशन यही होती है कि अगर d हमारा 0 है तो आपके रूट्स का नेचर क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं क्वेश्चन आउट कर देता हूँ एक तरह से, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एक वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, वर्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं काफ़ी, और वो आ सकती है। इन केस अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आई तो क्वेश्चन रियल एंड इक्वल रूट्स या रियल एंड अनइक्वल रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन कि आपको कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और कह देगा कि इसके रियल रूट्स हैं, तो आप k की वैल्यू निकालो, वो क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ग्राफिकली क्वेश्चन भी आ सकता है, और आपको कोई टफ सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, एक रूट दे देगा, नेचर ऑफ रूट्स पर आता है कि इसका रिलेशन बिटवीन द रूट्स पे क्वेश्चन आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, उन पर बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इसमें, कि जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं अवेलेबल, ठीक है। और इसको करके जो है ना फिर आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, दैट्स माई प्रॉमिस। ओके, तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, थर्ड वन, तीसरी कंडीशन क्या होगी कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। देखो बहुत से लोग करते क्या, रट लेते हैं यार, इस चीज को रटना नहीं है, ये ग्रेटर देन लेस देन, ये इसमें भी कंफ्यूजन रहती है बहुत से लोगों को, ठीक है। ये कुछ नहीं है, लेस देन 0 का मतलब कि 0 से छोटा होगा, 0 से छोटे का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव होगा। तो जब d हमारा यानी कि ये जो क्वांटिटी है b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये निगेटिव हो जाएगी तो क्या हुआ, ये वैल्यू रियल ही कहाँ हुई, ये वैल्यू रियल ही नहीं होगी। जब रियल नहीं होगी तो रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। और दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी रूट्स। ओके, तो ये बात हो गई हमारे नेचर ऑफ रूट्स की। डिस्क्रिमिनेंट बता रहा है क्या कि रूट्स का नेचर क्या होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को, डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट को, ए के कॉन्सेप्ट को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को हम कहाँ यूज करेंगे, ग्राफ में यूज करेंगे। तो बिफोर स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ग्राफ की बात करते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि सर ये जो पैराबोला होता है, ये ग्राफ होता है पैराबोला, कभी नाम सुना है पैराबोला का, ये पहली बार। कभी तो सर ये ऐसे चला जाता है, कभी ये ऐसे चला जाता है, कभी ऐसे आ जाता है, और कभी ऐसे आ जाता है।
सर हमें कैसे पता चलेगा किधर ओपन होगा, हमें ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि ओपन हम कैसे करेंगे? एक चीज तो हमें ये बतानी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये किधर ओपन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पैराबोला के बारे में आप लोगों ने सुना कभी? मेरे ख्याल से सुना होगा। एक्चुअल में जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं पाथ को, रास्ते को, अगर मैंने ये मार्कर थ्रो किया तो ये जो ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, ये जो रास्ता बनाएगा, पाथ जो बनाएगा, जो ग्राफ बनाएगा, ये क्या बनाएगा? ये एक पैराबोला ट्रेजेक्ट्री बनाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये कहाँ यूज हुई? फिजिक्स में यूज हुई। फिजिक्स में क्या चीज यूज हुई? मैथ्स यूज हुई। मैथ्स का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ? ग्राफ। तो कोई भी चीज फालतू नहीं होती, हर चीज का कहीं ना कहीं यूज होता है। ये एटीट्यूड मत बनाना कभी भी कि ये तो क्वेश्चन कंपटीशन हमारे वाले एग्जाम में नहीं आएगा, हम क्यों पढ़ें। हो सकता है तुम्हारे वाले एग्जाम में नहीं आए, लेकिन हो सकता है तुम कोई और एग्जाम दो तो उसमें आ जाए। ये जो चीज तुम पढ़ रहे हो 11 एंट्रेंस और जामिया, एक्चुअल में हम जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो किसकी करा रहे हैं? AMU एंड GMI फॉर 11 एंट्रेंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंबाइंड टेस्ट। लेकिन ये जो चीज आप पढ़ रहे हो कि ये खाली 11 एंट्रेंस और जामिया में काम आने वाली नहीं है। ये कहाँ कहाँ काम आती है इस चीज का आपको अंदाजा नहीं। आप रेलवे का एग्जाम दोगे 10th लेवल 9th लेवल की मैथमेटिक्स उसमें आती है। आप कैट का एग्जाम दोगे MBA के लिए तो उसमें भी 9th और 10th लेवल की मैथमेटिक्स आती है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो XYZ, क्लर्क से लेके हायर पोस्ट तक, इंजीनियर से लेके किसी भी पोस्ट तक, उसमें ये मैथमेटिक्स आती है। तो इस एटीट्यूड को लेके चलना कि ये हमारी चीज काम की है, ये हमें सीखनी है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक टफ है तो इसे छोड़ दे रहे हैं कोई आसान सा पढ़ने से, ठीक है। तो इस एटीट्यूड को आपको बना के चलना है बेटा, ओके। तो हम बात कर रहे थे ग्राफ की। तो पैराबोला जो है ना एक अपने आप में एक स्टडी है। ये क्या स्टडी है मैं आपको बता देता हूं। देखो हर चीज की एक जनरल इक्वेशन होती है ना। अगर हम बात करते हैं किसकी, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ये किस चीज की जनरल इक्वेशन है? दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ 2 वेरिएबल। एक लाइन की जनरल इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, और इसके अंदर जो प्रेजेंट चीजें हैं, इसके अंदर जो प्रेजेंट क्वांटिटीज हैं, ये AX है, ये BY है और ये C है, ये बहुत कुछ बोलती हैं, ठीक है। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अगर मैं इसमें से अगर इस कांस्टेंट टर्म C को हटा दूं तो इसका ग्राफ का नेचर कुछ और हो जाएगा। नेचर क्या हो जाएगा? जिस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में, ये बात लीनियर इक्वेशन की ही नहीं कर रहा मैं, सारे ग्राफ की बात कर रहा हूं, चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो, जिस इक्वेशन के ग्राफ में कांस्टेंट टर्म नहीं होती, क्या? जिस ग्राफ के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती, वो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इफ देख लो इसको, द वैल्यू ऑफ C is equal to 0, then the graph of equation passing through the origin, ठीक है। तो वो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। अब जैसे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमारी अगर ये जो इक्वेशन है कि x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा तो पैराबोला, ये बनेगा तो पैराबोला। लेकिन ये पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अब ये ओरिजिन से पास क्यों नहीं करेगा, ये हमें देखना है। वजह यह है क्योंकि इस पैराबोला के अंदर ये कांस्टेंट टर्म 1 मौजूद है। इस कांस्टेंट टर्म 1 मौजूद होने की वजह से ये ग्राफ पैराबोला हमेशा ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो इसलिए हम जो बात कर रहे हैं आपके, वो स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है? स्टैंडर्ड पैराबोला वो होता है जो हमेशा ओरिजिन से पास करे, ठीक। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है? जो हमेशा ओरिजिन से पास करे। ये कोई स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, ओके। ठीक है, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड पैराबोला। तो हम जो आपको बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ये आपके 10th का सिलेबस में पैराबोला नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। बहुत सारे स्टडी पैकेजेस हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस ऑलरेडी मौजूद हैं पैराबोला के।
तो मैं सिर्फ आपको स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं स्टैंडर्ड की बात ना करूं, इस तरह के पैराबोला की बात करूंगा तो एक लेवल और हायर हो जाएगा जो आपके स्कोप से बाहर हो जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम आएगा आप वो भी पढ़ोगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड पैराबोला। रिमेंबर, स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है? स्टैंडर्ड पैराबोला वो पैराबोला होता है जो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। एक स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें, अगर इसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है तो वो कहां से पास करेगी? वो भी हमारी ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है बेटा। तो सी, अब ये बताना मुझे बहुत जरूरी था, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम पैराबोला स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में स्फेरिकल मिरर्स पढ़े? सबने पढ़े होंगे, है ना? सबने पढ़ा होगा स्फेरिकल मिरर्स। ओके, सबने पढ़ा होगा स्फेरिकल मिरर्स। इसको आप एक लाइन और ड्रॉ कर लो। ओके बेटा, आप लोगों ने सबने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या था? स्फेरिकल मिरर वो चीज होती थी कि आपने एक स्फीयर में से कुछ पार्ट जो है मिरर का वो कट कर लिया। वो कटिंग पार्ट किस शेप में होगा? वो कटिंग पार्ट जो होता था वो हमारा पैराबोलिक पाथ होता था, पैराबोलिक शेप में हुआ करता था। ठीक है, तो वही इसमें कुछ रूल्स लगते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, उसमें भी फोकस होता था, इसमें भी फोकस होता है। सी, इसको मैं आपको एक्सटेंड कर देता हूं लाइक दिस। इसमें भी फोकस होता है, उसमें भी फोकस होता था। तो अगर हम इसकी बात करें, एक लाइन से कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। इसको नाम दिया हमने P1, इसको नाम दिया हमने A1, और ये इंटरसेक्ट कहाँ करेगा? किसी एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा। इसको नाम दे दिया मैंने कुछ, ये पॉइंट है। दूसरी मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी, ये कहाँ ड्रॉ करेगा? अगेन ये भी यहाँ ड्रॉ करेगा। एक लाइन और ड्रॉ करी, सॉरी, ये कहाँ ड्रॉ करेगा? इस पॉइंट पे। ये मिरर का काम नहीं कर रहा है, इसको मिरर में सपोज कीजिएगा। मैं आपको ये डिस्टेंसेस बता रहा हूँ, है ना? ये P2 है, ये A2 है, ये आपके P3 है, ये A3 है, ये आपका पॉइंट है F। तो ये जो लाइन होती है हमारी, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ये पॉइंट कहलाता है फोकस। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। ये हुआ हमारा फोकस, मैं लिख दे रहा हूं पूरा। और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ हुई, ये क्या कहलाई हमारी? फोकल लेंथ। ठीक है, तो थोड़ी नई चीज है, कंफ्यूजिंग हो रही होगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक करके मैं बताऊंगा इसको, सोचिएगा कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है। जो नई चीज सीखने को मिलती है उसको जो है अपने पास बहुत हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए आप। तो ये जो डिस्टेंसेस होते हैं हमारे, P1 A1 प्लस A1 F बराबर होगा P2 A2 प्लस A2 F। F जो है ना, ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, इसी तरह से कितने भी आप पॉइंट्स ले लो, यहां से कितने भी पॉइंट्स अगर आप ले लोगे यहां से, तो ये डिस्टेंसेस हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। P3 यहां पे आप लिख दीजिए, P3 A3 इज इक्वल टू प्लस A3 F। ये जो डिस्टेंसेस होते हैं हमारे, ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत छोटी सी बात है। इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा मैं। तो मेन चीज़ मुझे आपको बतानी है कि पैराबोला के बारे में बताना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसको चाहे आप मूव कर दीजिए। हर पैराबोला की एक जनरल ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। क्या होती है? या तो ये होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या क्या होगी? x स्क्वायर
इज इक्वल टू 4ay। ये दो इक्वेशन होती हैं। तो यही हमें बताएगा जहां पे वाई स्क्वायर होगा वो पैराबोला किधर ओपन होगा, और जहां एक्स स्क्वायर होगा वो पैराबोला कहाँ ओपन होगा, यही चीज हमें बताएगी। तो ये जो पॉइंट होता है ना बेटा, दिस वन, इस पॉइंट को बोलते हैं, देखो इसके अंदर इक्वेशन में ए आ रहा है, तो ये ए एक्चुअल में है क्या, ये ए जो है इस ओरिजिन से लेके यहां तक का फोकस तक का डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं ए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्चुअल में, a, 0, क्योंकि y तो यहां पे कुछ नहीं है ना, तो ये क्या होंगे a, 0। ठीक है, तो इसके अंदर बस ये a ही तो है ना, तो कौन सी चीज बताएगी आपको पैराबोला कहां ओपन हो रहा है, ये बताएगा आपके ये वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि इफ पैराबोला, सॉरी पैराबोला तो नहीं, if the equation is defined as y square as a function of x, देखो क्या है इस इक्वेशन को, देखो ये वाई स्क्वायर जो है किसके टर्म में डिफाइंड है, एक्स के टर्म में डिफाइंड है ना, तो क्या है इफ द इक्वेशन इज डिफाइंड एज वाई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है ना, ये तो कांस्टेंट है हमारा, ये कांस्टेंट फिक्स लेने देगी, तो वाई स्क्वायर क्या है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन पैराबोला ओपन्स टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट। ये बात समझ में आई। तो जब कभी भी वाई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइन होगा, वाई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइन होगा, तो पैराबोला हमारा जो है या तो राइट ओपन होगा या लेफ्ट ओपन होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई, एक बार और सुन लो। अगर इक्वेशन जो है वो वाई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो पैराबोला या तो इधर ओपन होगा या इधर ओपन होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि इधर ओपन होगा या इधर ओपन होगा, ये मैं आपको बताता हूं। सी इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो पैराबोला कहां जाएगा, राइट। और अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो गया तो पैराबोला कहां जाएगा, लेफ्ट। तो ये साइन इसका देखो सी, अगर ये वाई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, तो कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। और यही वैल्यू अगर मैंने नेगेटिव ले ली तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसको आप जनरल भी बना के देख सकते हो, कैसे मैं आपको बताता हूं, इससे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इसको आप नोट कर लो जल्दी से, और फिर उसका बताता हूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का। यही पॉइंट आप यहां पे लिखो, इसको नोट बना के जल्दी से, नोट। ठीक है, 500 का नोट नहीं है, ये 1000 का नोट भी नहीं है, 2000 का नोट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी कि पैराबोला, अब ये चीज आपके समझ में आ गई कि पैराबोला राइट कब जाएगा, पैराबोला लेफ्ट कब जाएगा। पैराबोला राइट जब जाएगा जब इक्वेशन हमारी वाई स्क्वायर के टर्म में होगा, मैंने लिख दिया है यहां पर वाई स्क्वायर के टर्म में। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रॉ करके बता दूंगा कि किस तरह से में आता है। तो अब दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप नोट बना के, इफ नोट टू if x square, if the equation is defined, if the equation is defined as x square as a function of y। देखो इससे कंफ्यूज मत हो ना, a जो है ना हमारा, a तो हमारा कांस्टेंट नंबर है ही, वो तो फिक्स रहेगा। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, फोकस तक का डिस्टेंस जो होता है वो a होता है, तो ये पैराबोला का फोकस कहलाता है। ठीक है, तो इफ द इक्वेशन इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक, देन पैराबोला
ओपन टूवर्ड्स, यहां पर पैराबोला ओपन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। ओके, यानी कि जब पैराबोला हमारा एक्स स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ वाई डिफाइन है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दे रखा है, तो हमारा पैराबोला कहां जाएगा? पैराबोला या तो ऊपर जाएगा या पैराबोला नीचे आएगा। तो ऊपर कब जाएगा? ऊपर जब जाएगा जब आपका जो फंक्शन है किसका? एक्स स्क्वायर। ऊपर कब जाएगा? जब ये 4ay पॉजिटिव होगा। जब 4ay पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऊपर जाएगा, और जब 4ay निगेटिव होगा तो पैराबोला कहां आएगा? नीचे आएगा। तो मैं जल्दी से आपको समराइज करके बता दे रहा हूं, 2 मिनट में जो है ना सब क्लियर हो जाएंगी चीजें। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी 1-2 चीजें और हैं, वो मैं और बता देता हूं, वो आपको याद रखनी है। बस समझने वाली चीज ये थी जो मैंने आपको बताई, इसको याद करके रखिएगा, देन उसके बाद बढ़ते हैं। ये जो लाइन होती है ना, जहां से ये लाइन ड्रॉ करती है, ये लाइन कहलाती है हमारे, इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये जो लाइन है हमारी, जहां से हमने ये लाइन ड्रॉ करी फोकस की तरफ, ये लाइन कहलाई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। यहीं से तो डायरेक्ट होते हैं, मिरर भी तो यहीं रखा होता है, जहां मिरर यानी ऑब्जेक्ट रखी होती है आपके, उसे डायरेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कर्व है इसकी एक लेंथ भी तो होती है अपनी, ये कर्व है फॉर एग्जाम्पल, आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता रहा हूं मैं आपको। मेन चीज ये थी, आपने जो आपको जो मैंने बताई है ये आपको याद रखना है मेनली। ठीक है, तो इस लाइन को हमने बोला डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो कर्व है इसकी अपनी एक विड्थ है, इसकी चौड़ाई कहां से लोगे? यहां से लोगे? यहां से लोगे? नहीं, इसकी जो हम विड्थ लेते हैं वो यहां से लेते हैं, जहां पे फोकस जा रही है। इसको आप यहां से ले लो, इस तरह से ले लो, ये ड्रॉ कर दो। थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं है, डिफॉल्ट है, समझ लेना, इंसान हूं, मशीन नहीं हूं। ठीक है, तो इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कहलाएगी, इस लेंथ को बोलेंगे द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको बोलेंगे क्या? लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस, LATUS RECTUM, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बस इतनी चीजें हैं, तो एक बार इसको समराइज कर देते हैं 2 मिनट के अंदर, और चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। देखो क्या है, एक लाइन है हमारी जिसको हमने कहा डायरेक्ट्रिक्स, यानी हम इससे डायरेक्ट कर रहे हैं। इस डायरेक्ट्रिक्स से हमने कुछ लाइन ड्रॉ करी, जो कि हर लाइन कहां पे इंटरसेक्ट करी? फोकस के ऊपर करी। तो ये जो पॉइंट, ये सॉरी फोकस के ऊपर नहीं करी, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी। तो जहां पर ये सारी लाइन इंटरसेक्ट करती है ना मिरर की, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना, ओरिजिन से लेके फोकस तक का, ये कहलाता है ए। इस इक्वेशन के अंदर जो ए मौजूद है ना, ये ए, ये क्या है? ये डिस्टेंस है एक्चुअल में। तो अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे, फॉर एग्जांपल सी, मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, लेट y² इज इक्वल टू 8x है, तो आप इक्वेशन देख के बता दोगे फोकस की लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी। तो ठीक है, क्या होती है इक्वेशन? y² इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स। तो 4ax, अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे इससे, तो ये क्या है? ये 2 क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, ये आगे हो जाएगी हमारे फोकस। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये आपको मैंने फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बताया। ठीक है, तो ये समराइज कर रहा था मैं आपको, ये इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की। यहां से जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वो पॉइंट कहलाएगा हमारा फोकस। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अब फोकस कहलाया ये। अब मैंने फिर क्या बताया था आपको? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होती हैं वो 2 होती हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, STD इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है पैराबोला की 2 होती हैं, एक होती है y² इज इक्वल टू 4ax और एक होती है x² इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो ये ही बताती हैं कि पैराबोला किधर ओपन होता है, राइट ओपन होता है, लेफ्ट ओपन होगा, अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। तो सी, मैंने आपको लिख भी दिया इसलिए कि इफ द इक्वेशन इज डिफाइंड एज y² एज अ फंक्शन ऑफ x, ये y² है एज अ फंक्शन ऑफ x डिफाइन हो रहा है।
देन पैराबोला ओपन टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट, या तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। राइट कब जाएगा? जब ये पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट कब जाएगा? जब ये नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं किसकी? इस इक्वेशन की, कि इफ द इक्वेशन इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर क्या है? फंक्शन ऑफ वाई दे रखा है ना। देन द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो पैराबोला क्या करेगा? या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको इस चीज को समराइज फिगर के थ्रू भी कर दे रहा हूँ, बात क्लियर हो जाएगी पूरी पूरी। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके आगे तक काम आएगी, तो इसको समझिए। ओके, तो जल्दी से एक समराइज कर देते हैं अलग अलग। एक पैराबोला ये आया, एक पैराबोला ये आया, एक पैराबोला ये आया, और एक पैराबोला ये आया। ओके, ये 4 पैराबोलाज हैं। इनको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन में आपको लिख के बता दूंगा ये कैसे होगा। तो सी, मैंने क्या कहा था कि अगर वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एक्स डिफाइन है ना, तो पैराबोला कहाँ जाएगा? अपवर्ड जाएगा, ओपन जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये क्या है? अपवर्ड है। अपवर्ड के एक्स स्क्वायर वाला एक्स पे स्क्वायर था ना, कि वाई पे स्क्वायर था जब अपवर्ड की बात थी। ठीक है, ये डाउनवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये क्या है? राइट जा रहा है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और ये क्या है? लेफ्ट जा रहा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये हमारा पैराबोला का तरीका होता है। इस तरह से पैराबोला जो है हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको बता दिया। आप इसको अगर इससे भी अगर बाई चांस कन्फ्यूजन हो रही है, कि हो सकता है ये रटा ना जाए, रटने में प्रॉब्लम हो रही हो, याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। आई नो कॉमन सेंस इज क्वाइट अनकॉमन, बट होता कॉमन ही है वो। देखो कैसे, अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये मैंने इक्वेशन दे दी आपको, है कैसे पता चलेगा? ग्राफ बना के देख लेते हैं, कैसे पता चलेगा? ये आपके पॉइंट्स ले लो कुछ चाहो तो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अगर मैंने लिया, मैंने पहले x की वैल्यू क्या पुट की? 1, ये y है और ये x है। x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो y की कितनी वैल्यूज आएंगी? x की वैल्यू यहां आएगी। y की कितनी वैल्यूज आएंगी? +-2। x की एक वैल्यू के ऊपर y की कितनी वैल्यू है? 2। x की एक वैल्यू पर y की 2, x की एक वैल्यू के ऊपर y की 2, यानी कि अगर आप इस पैराबोला को देखोगे गौर से तो क्या होगा? इधर आओ, ये है x की एक वैल्यू, इस पर y की कितनी वैल्यू है? एक ये है और एक ये है। ये x की कितनी वैल्यू है? ओनली 1। y की कितनी वैल्यूज आ रही है? देखो, एक ये वैल्यू आ रही है और एक ये वैल्यू आ रही है। यहाँ x की कितनी वैल्यू? 1। y की कितनी वैल्यूज हैं? एक वैल्यू ये आ रही है और एक वैल्यू ये आ रही है। तो आपको देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह का पैराबोला आएगा। अगर दूसरी बात इसकी करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो देखो जरा, y की वैल्यू 1 पुट करो तो x की कितनी 2 वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू आ जाएंगी। यानी कि y की 1 वैल्यू, x की एक ये और एक ये। ठीक है, y की एक वैल्यू, x की 2 वैल्यू, y की एक वैल्यू, x की 2 वैल्यू। तो इस तरह से आप पैराबोला बना सकते हो। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पैराबोला होता क्या है, कब ये अपवर्ड जाएगा, कब ये डाउनवर्ड जाएगा, कब ये लेफ्ट जाएगा, कब ये लेफ्ट राइट जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैराबोला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका कहाँ यूज होना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। सी, तो बिफोर इसको नोट कर लीजिए ना, तरफ करते हैं।
तो अभी हम यहाँ पर एक तरह से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं, जब क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किस तरह का रूट्स होगा, किस तरह का नेचर होगा। तो कंडीशन नंबर 1 फर्स्ट ग्राफ ही बात कर रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन है, लाइट दिस इज द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन अगर हो कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0, इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है? इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा a भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, और d भी ग्रेटर देन 0, यानी कि रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला कैसा बनेगा, ये देखिए आप। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। इसके रूट्स किस तरह के हो सकते हैं? रियल एंड अनइक्वल है ना, तो रियल एंड अनइक्वल का मतलब ये हुआ या तो दोनों प्लस होंगे, है ना, या तो दोनों प्लस प्लस होंगे, या दोनों माइनस माइनस होंगे, या एक प्लस एक माइनस होगा। ऐसे ही कंडीशन आ सकती नहीं आ सकती? तो गौर से देखो, ध्यान से देखो, तो पैराबोला हमारा ये ऐसा भी आ सकता है, दोनों प्लस, एक ही आ सकता है, एक ही आ सकता है, एक माइनस एक प्लस, और एक ये भी आ सकता है माइनस माइनस, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराबोला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये एक ही मैंने ग्राफ पर आपको कंडीशन बना के दिखा दी कि किस तरह की कंडीशन पॉसिबल होगी अगर a ग्रेटर देन 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसके रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल, है ना। रियल एंड अनइक्वल का मतलब क्या हुआ? या तो इसके दोनों नेगेटिव रूट्स होंगे, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रूट होगा, या एक दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। क्या? ये फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं आपको। सेकंड, इफ a इज लेस देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0, बस ये नेगेटिव हो गया। अब जो ये फखर कर रहा था ना कि हम अपनी गर्दन नहीं झुकाते, सीने पैराबोला बोल रहा था ना, हम गर्दन नहीं झुकाते, हम बिल्कुल सीधे चलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं, सब पॉजिटिव चल रहा है नहीं चल रहा? देख लो, पॉजिटिव चल रहा है नहीं चल रहा? तो अब ये जो x का a का नेगेटिव साइन है ना, लेस देन 0, तो ये इनकी गर्दन को झुका देगा नीचे। और पैराबोला कैसे आ जाएंगे? पैराबोला भाई ऐसे आ जाएंगे, या तो ऐसे होंगे दोनों प्लस के, या एक प्लस एक माइनस, या दोनों माइनस। ये कंडीशन आती है कब? जब हमारा a लेस देन 0 होता है और d ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड कंडीशन, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0। अगर a हमारा ग्रेटर देन 0 हो और d जो है वो इक्वल टू 0 हो, तो पैराबोला कैसे आएगा? तो ये कंडीशन ऐसे आएगी, निकल के देखो। अब यहां पर वो कंडीशन तो नहीं आएगी ना कि या तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आए, नहीं ना, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या आती है? लाइक दिस, लाइक दिस, दे आर ईदर नेगेटिव और ईदर पॉजिटिव, या तो नेगेटिव रहेंगे या पॉजिटिव रहेंगे, ओके। अब फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। इसी की कंडीशन आ जाएगी ये कि इफ a इज लेस देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0, तो क्या कंडीशन आएगी? तो कंडीशन आ जाएगी, ये जो है ऊपर की जगह नीचे आ जाएगा, क्योंकि a जो है हमारा यही डिसाइड करता है कि इसका कोफिशिएंट कैसा रहेगा। ये ऐसा आ जाएगा, ओके। अब दो कंडीशंस और बची हैं इसकी, तो उसके बाद हमारा पैराबोला भी हो जाएगा, और फिर इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ पैराबोला के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कंडीशंस और मैं आपको बता देता हूँ क्या है, तो बिफोर स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए।
ओके, द फिफ्थ कंडीशन, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, ये रूट्स का नेचर क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा। जहां डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 हो जाता है वहां पर रूट्स का नेचर कैसा हो जाता है, इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी रूट्स ये बनेगा तो ऊपर। तो आपको पॉलिनोमियल में आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया होगा कि सर ये जो ग्राफ बनाते हैं हम, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो ही आप कहते हैं कि जीरो इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस को कर रहा है तो क्यों नहीं कहते। वजह यही होती है बेटा कि वाई एक्सिस यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स है, और जब फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो हम एक्स एक्सिस को ही इंटरसेक्ट कर देखते हैं एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ही है, तो हम एक्स एक्सिस को ही कंसीडर कर रहे हैं। इससे कंफ्यूज मत होना कि वाई क्यों नहीं हो रहा, ये हम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, टच ही नहीं करेगा भाई। जब आपके रियल नंबर लाइन पे आ ही नहीं रहा तो कहाँ से इंटरसेक्ट करेगा इसको, तो ये टच होके निकल जाएगा, बाहर से ही निकल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपके इमेजिनरी रूट की कंडीशन है कि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। और इसकी लास्ट कंडीशन है और है सिक्स कंडीशन, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं कि इफ़ a इज लेस देन 0 एंड d इज ऑल्सो लेस देन 0, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पैराबोला। तो पैराबोला जो टॉपिक था हमने इसके अंदर इसको बहुत डिटेल एनालिसिस कर ली हमने। तो इस लेवल तक का अगर क्वेश्चन अगर आया तो यू ऑल आर कैपेबल टू डू, आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो बिफोर स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफिकली, और तब हमें आइडिया आएगा कि इसे कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है। ये मुझे बताना ज़रूरी है आपको तो एक्चुअल में। चलो पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द इक्वेशन representing the equation representing the parabola shown in the graph बिलो इफ। आपको ग्राफ इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, आपको ग्राफ को और इक्वेशन को देख के बताना है कि कौन सी चीज मैच करेगी इसमें, है ना। तो पहले हम ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, लाइक दिस, ओके। और ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको -2, 0, 0, 2 एंड 0, -2। ये ओरिजिन है इसका, ये इक्वेशन दे रखी है। ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शन ए y² इज इक्वल टू 2x + 4, ऑप्शन बी y इज इक्वल टू 4x² - 2, ऑप्शन सी y² इज इक्वल टू 2x + 2 एंड ऑप्शन डी y इज इक्वल टू 4x + 2। देखो बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑप्शन दिए हुए होते हैं, असल एक्चुअल में आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया
पैराबोला का कॉन्सेप्ट बताया मैंने, पैराबोला लेफ्ट और राइट कब जाता है, जब दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर डिफाइन हो इन टर्म्स ऑफ एक्स, है ना, वाई स्क्वायर डिफाइन हो इन टर्म्स ऑफ एक्स, ना कि एक्स स्क्वायर डिफाइन हो इन टर्म्स ऑफ वाई। स्क्वायर किस पे होना चाहिए, वाई पे होना चाहिए, यही तो बताया था। तो यहां पर वाई पे स्क्वायर किस किस पर है, किस पर है, किस पर है, ये दोनों ऑप्शन तो गया काम से, ये पैराबोला इससे मैच नहीं कर रहा। अब हमारे कौन कौन सा ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन ये बचा और एक ऑप्शन ये बचा, ये हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा हमारा आंसर ठीक होगा। तो हम यहां पर कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,2, यहां पर इस पॉइंट को रख के देखिए आप कि ये सेटिस्फाई कर रहा है 0,2 इस इक्वेशन में। यहां पर आप y की जगह क्या, x की जगह क्या रखोगे 0, y की जगह रखोगे 2, 4 = 4 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलो एक पॉइंट तो कर रहा है सेटिस्फाई। दूसरा इसमें करके देखें, ये नहीं कर रहा ना, ठीक है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देखा, ये पहला वाला पॉइंट ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बस इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन में। यानी क्या, इनकी वैल्यूज रख के देखो आप, पहला वाला पॉइंट इसमें रख के देखो, फिर पहला वाला पॉइंट इसमें रख के देखो, तो क्या हो रहा है, y की जगह y2 रखो, x की जगह 0 रखो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है या नहीं आ रही, इस इक्वेशन में आ रही है, इसमें नहीं आ रही, तो बस जिसमें आ रही है वही ग्राफ हो जाएगा, दिस इज द आंसर। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट था कि पैराबोला किधर ओपन होगा, स्क्वायर किसके ऊपर लगा हुआ है, y के ऊपर, x के ऊपर। अगर स्क्वायर y के ऊपर लगा हुआ है तो पैराबोला ऑब्वियसली राइट और लेफ्ट जाता था, और स्क्वायर x के ऊपर लगा हुआ है तो पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड जाता था। ये तो मैंने बताया था आपको, तो ये चीज हमें दिख गई। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर y वाले 2 थे ना, तो अब ये पॉइंट दे दिया आपको, इन पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के देख लो, जो भी सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर हो जाएगा। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बिफोर स्टूडेंट्स नोट डाउन, okay, one more question based on the parabola. क्वेश्चन है, which is graph of इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको टच नहीं कर रहा है, एक्चुअल में टच नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, लाइक दिस। ये हमारा मामला है, ये हमारा इक्वेशन है। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सही बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सही से पढ़ लिया होगा थ्योरी को, सही से थ्योरी समझ में आ गई होगी, इसका आंसर मिनट में लग जाएगा, सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में भी लग सकता है। बस आप लोगों की नज़र में जो है ना भर गया होगा सर ये आंसर है, बस मन कर रहा होगा कि आंसर दे दें, लेकिन दे नहीं सकते, कोई बात नहीं, इसका भी करते हैं कुछ। तो क्या है हमारा ये इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखोगे डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, इसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, देख लो डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 -3, तो डी कितना है, लेस देन 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो डी लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इमेजिनरी। इट मीन्स दैट द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका, द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस।
तो जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है ना, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हुए। दूसरी चीज क्या बताई थी कि ए ग्रेटर देन 0 है किसमें, इस इक्वेशन में ए ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ना कि नीचे आएगा। तो आंसर क्या होगा, बी इज द आंसर। बात समझ में आई नहीं आई? तो कंडीशन जो मैंने आपको लिखवाई थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या हुआ, ग्राफ जब डी लेस देन 0 है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट ही नहीं करना। जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना तो ये इंटरसेक्ट वाले ग्राफ तो ऑप्शन से ही गए। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा हमारा ये ए, कि ए ग्रेटर देन 0 कहां पर है, ये कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो ये पैराबोला का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था एंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बिफोर स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन। पैराबोला पे क्वेश्चंस और देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन और है, कह रहे विच ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट द गिवन ग्राफ, विच ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग the given ग्राफ। ग्राफ आपको दे रखा है, अगेन दिस इज द पैराबोला। जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना हम लोग उतनी चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। तो बहुत से लोगों को हो सकता है इंट्रोडक्शन जब मैंने आपको दिया हो पैराबोला का, इंट्रोडक्टरी वीडियो जब दी थी मैंने अभी आपको, तो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, लेकिन कुछ लोगों के अब क्वेश्चन करके समझ में आना शुरू हो गया होगा। ये पॉइंट दे रखा है 0,1, ठीक है। तो आपसे कह रहा है विच ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट द गिवन ग्राफ। इक्वेशन हमें दे रखी है ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ऑप्शन सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड ऑप्शन डी y प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये हमारा ग्राफ है और ये हमारी इक्वेशन है। तो बच्चों पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये पैराबोला किधर ओपन हो रहा है। ये पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है ना, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड की कंडीशन क्या थी हमारे पास। अपवर्ड और डाउनवर्ड की कंडीशन ये थी कि वो पैराबोला हमारा एक्स स्क्वायर डिफाइन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर डिफाइन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वाई। तो जो हमारी ऑप्शन सी और डी है तो इसमें वाई स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें वाई स्क्वायर आएगा, इसमें भी वाई स्क्वायर प्लस कुछ समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दो ऑप्शन तो हमारे गए काम से। अब क्या बचा, एक ऑप्शन ये बचा और एक ऑप्शन ये बचा। तो भाई इस ऑप्शन में इस पॉइंट को डाल के देख लो किसी के अंदर भी, जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर। इस पॉइंट 0,1 को इस पॉइंट के अंदर किसी भी दो इक्वेशन के अंदर आप डाल के देख दो, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, तो जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने अगर इसको 0,1 को यहाँ रख के देखा तो ये एक्स की वैल्यू 0 रखो और वाई की वैल्यू 1 रखो, क्या 0 2 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला नहीं चाहता, हम चाहते हैं ना अभी। तो ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा, बी, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके तो ये पैराबोला था हमारा। तो आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स के पैराबोला जो है काफ़ी हद तक 100% नहीं कहता मैं, अगर 50% भी समझ में आ गया इट मीन दैट क्लियर है चीज़ें। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और है, तो बिफोर स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए।
एक और क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद पैराबोला हो पाया। इफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x is plotted as a function of x, comma, the graph would look like कैसा ग्राफ दिखेगा इसका? ऑप्शन ए ऐसा, बी ऐसा, सी। अब आप लोग आंसर करोगे, आप लोग कैपेबल हो इसको देने के लिए इजीली। मुझे मालूम है 100% जितने बच्चे, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, ओके, वो इस आंसर को कर पा रहे होंगे, क्योंकि थ्योरी हमने इतना कर लिया इसको, तो ये समझ में आ गया होगा एटलीस्ट, है ना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, तो क्या पैराबोला? अगेन y स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड इफ y स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ x, देन पैराबोला ओपन्स टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। इधर if the value of 3, the coefficient of x is negative, तो लेफ्ट जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x अगर पॉजिटिव होगा तो राइट जाएगा, तो ऑब्वियसली लेफ्ट या राइट, तो ये पॉजिटिव है, तो बी इज द आंसर, दैट्स ऑल। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पैराबोला। तो पैराबोला में जितना पॉसिबल था क्वेश्चन अगर आ भी गया तो अब आप कर दोगे, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इजी आएगा, तो आप लोग कर पाओगे इजीली। ओके बेटा, तो प्लीज नोट डाउन। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अदर देन पैराबोला। कुछ कोई स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा पहले, उसके बाद देखते हैं। सी ओके, क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट सॉन। ओके, ये इनफाइनाइट चेन के क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये क्वेश्चन जो कहलाते हैं, ये इनफाइनाइट चेन के क्वेश्चन कहलाते हैं। तो ये देखने में लग रहा होगा सर इनफाइनाइट तक जा रहा है, हमें क्या मालूम हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि 6 फिर √6 फिर √6 फिर √6 फिर √6 फिर सो ऑन। ये तो टफ हो जाएगा सर। बेटा टफ ये देखने में जरूर लग रहा है, लेकिन ये इनफाइनाइट चेन के क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं होते। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, देखो इनफाइनाइट क्या है, एक इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी जो हमारे तसव्वुर से बाहर है। इनफाइनाइट क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 5 किलो चीनी अगर मैं आपको दे दूं, मैं बोलूं क्या भाई इसके दाने गिन दोगे, कह दोगे सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, कह देंगे इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम कैसे वो कर लेंगे। तो ये कंडीशन है हमारी। तो इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट वो होता है जो हमारे डिटर्मिनेशन से बाहर होता है। ओके, तो क्वेश्चन मैं आपको देख लूं पहले, इसके अंदर क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं ठीक है या नहीं है, उसके बाद बताता हूं मैं आपको। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो सी तो अगर हम समंदर क्या है, समंदर एक वाटर बॉडी है, एक वाटर बॉडी है। अगर उस वाटर बॉडी में से अगर हम एक गिलास पानी निकाल लें तो क्या समंदर पे कुछ फर्क पड़ेगा? गंगा जी तो हो नहीं जाएंगी वो, है या यमुना तो हो नहीं जाएगी, या रिवर नाइल तो हो नहीं जाएगी, समंदर तो समंदर ही रहेगा ना। तो वही क्वांटिटी है। अगर इनफाइनाइट से अगर हम एक
माइनस करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट माइनस 1 क्या होगा, ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट प्लस 1 क्या होगा, ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट इंटू 2 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सब इनफाइनाइट ही होंगे ना, इनफाइनाइट में आप कोई भी ऑपरेशन लगा लो वो रहेगा इनफाइनाइट ही। तो बस ये कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा। तो हम करते क्या है, तो अगर ये समंदर है, अगर ये समंदर है, इस समंदर का नाम क्या था, इस समंदर का नाम था एक्स, ठीक है, ये पूरा एक समंदर है, इस समंदर का नाम था क्या, एक्स। मैंने क्या किया, इस एक गिलास पानी को अपने पास रख लिया, इस एक गिलास पानी को मैंने अपने पास रख लिया। तो ये अब क्या है, ये तो अब भी समंदर है और इसका नाम क्या था, एक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, 6 प्लस एक्स के। ओके, समंदर तो समंदर ही रहा ना, एक गिलास पानी निकालो या 2 गिलास पानी निकालो, आप निकालते रहोगे, समंदर तो समंदर रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इजिकल टू अंडर रूट 6 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, implies x square minus x minus 6 is equal to 0, taking x square minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0। ये तो सॉल्व करना आता ही है, इसलिए तेज कर रहा हूँ। x minus 3 is equal to 0 implies that x is equal to minus 2 and x is equal to 3। तो ऑप्शंस आप देख लीजिएगा कि इसके ऑप्शंस क्या होंगे, है ना। तो या तो x की वैल्यू -2 होगी या x की वैल्यू 3 होगी। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हुआ। इनफाइनाइट चेन के क्वेश्चन कितने भी आते हैं तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पे हमें समंदर मान लेना है। और समंदर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जिसे स्टूडेंट के समझ में नहीं आया मैं एक बार और बता देता हूँ, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है, ये एक इनफाइनाइट चेन है ना, ये एक इनफाइनाइट चेन है। इनफाइनाइट चेन क्या, हमने इसको सपोज कर लिया कि ये एक सी है, समंदर है और इसका नाम क्या है, सी है। तो अगर हमने यहाँ से एक क्वांटिटी अपने पास बचा के रख ली तो अब भी तो ये सी रहेगा ना। तो इस सी का नाम क्या था, एक्स नाम था। तो हमने वही स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको इक्वेशन सोल्व कर ली। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व द इनफाइनाइट लॉन्ग चेन क्वेश्चंस। तो बहुत सिंपल सा मेथड बताया मैंने आपको, इजी से इजी तरीका बताया है, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, है ना। तो फिर अब इतने इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टेक्निक्स बता रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन अगर इस तरह से हो, इफ x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, मल्टीप्लाई हो रहा है ये इनफाइनाइट तक। इफ x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो एक इसकी टेक्निक बता दे रहा हूँ, ये x है, एक आपको मैं इसकी टेक्निक बता दे रहा हूँ, छोटी सी टेक्निक होती है। इसका आंसर जो है ना वही हो जाता है जो ये है, क्या, 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लो, कभी मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा होता है ना, शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ, ये हमेशा 3 के बराबर ही हो जाएगा x इस केस में। अभी x 3 के बराबर क्यों होता है, लगा वही कॉन्सेप्ट है इसमें, समंदर वाला, है ना। वो मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि कैसे होता है 3 के बराबर, ये आप देख लो। तो वही चीज़ है, अगर ये क्या है, ये पूरा इनफाइनाइट तक क्या है, x था ना, इसको ले लो अपने पास। तो x इक्वल टू कितना, √3 को तुमने पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, बोले कहाँ जा रहा है ध्रुव, यहाँ पे भाग रहा है फालतू में। तो ये आ जाएगा 3x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 3। तो ये तरीका था इसको करने का। तो कभी इनफाइनाइट चेन के क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह की इनफाइनाइट चेन जा रही है मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो आंसर वही हो जाएगा जो ऑलरेडी है। और प्लस के केस में क्या हो जाएगा, वो मैंने आपको बताया, इक्वेशन बन जाएगी, सेटिस्फाई करवा देना। तो ये तरीका है इनको करने का। एक क्वेश्चन और देता हूँ तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसकी भी जरूरत नहीं है, हटाई दो, इतने नोट कर लो, मैं यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, इफ x raised to the power x
एक्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू 2, फाइंड एक्स, x raised to the power 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 x to so on infinite. This is equal to 2. You have to find the value of x. So how can you solve? C, again the concept of C, समंदर का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये समंदर किसके बराबर है? 2 के। तो अगर मैं इसको अपने पास रख लूं तो ये भी तो समंदर रहेगा, ये किसके बराबर होगा? 2 के। इंप्लाइज दैट, फिर से देख लो ध्यान से, ये पूरा समंदर किसके बराबर है? 2 के। अगर मैं इसको अपने पास रोक लूं तो बचा क्या? एक्स, एक्स एक्स इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट वाली टर्म रहे ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पूरा ये भी 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू √2। एक कॉन्सेप्ट इसको लो कि जहां x कभी पावर्स में दे रखा है, हाई पावर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? क्योंकि आपने इसको अपने पास रख लिया ना, तो ये भी तो इनफाइनाइट चेन है ना, तो ये किसके बराबर होगा? ये भी 2 के बराबर होगा। तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू √2। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखिए, इफ x इज इक्वल टू 3 एंड फाइंड x। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं, चलो। √2, √3, √3, 4√3। अब जो बच्चे देख रहे होंगे वो 100% शोरूम है, उसको कहेंगे सर आंसर इसका हो जाएगा √3, ऊपर से रट लिया हमने। 99% बच्चों ने √3 बोला होगा। सही है, बिल्कुल सही बोला है, आप लोगों ने गलत नहीं बोला। जरा देखो एक जरा, इसको अपने पास रखेंगे, ये किसके बराबर होगा? ये 3 के बराबर है, ना कि 2 के बराबर, यानी कि x³ इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू √3, ना कि स्क्वायर √3। मुझे पता था ज्यादातर लोगों ने यही लगाया होगा और बोला होगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? √3। और यही चीज अगर 4 के बराबर हो जाएगा, यही चीज अगर 4 के बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4√4। यही 5 के बराबर हो जाएगा तो 5√5। 6 के बराबर हो जाएगा 6√6। तो ये कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? इनफाइनाइट चेन का। अगर प्लस हो रहा हो तो प्लस में क्या कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है? समंदर का कॉन्सेप्ट लगना है, कि पूरे को समंदर माना, एक गिलास पानी लिया तब भी वो समंदर ही रहा, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी और सॉल्व कर दिया। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन के केस में ये भी समंदर का कॉन्सेप्ट है और ये भी समंदर का कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप, इस कॉन्सेप्ट से आप हर इनफाइनाइट चेन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट प्लीज स्टूडेंट नोट डाउन। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स पे तो नहीं लिख रहा है अभी, लेकिन हम ये क्या, इफ क्वेश्चन है 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + k = 0 is reciprocal of the other, is reciprocal of the other। एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर एक रूट अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल है किसका? पहले वाली रूट का, यानी कि बीटा हो जाएगा 1/α। तो अगर आपको एक रूट अल्फा दे रखी है तो दूसरी रूट क्या हो जाएगी? 1/α। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी एक रूट दूसरी रूट के रेसिप्रोकल दे रखी होती है, एक रूट दूसरे रूट के रेसिप्रोकल दे रखी है, तो वहां पे सम की तरफ मत जाना, प्रोडक्ट की तरफ जाना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? तो लेट वन रूट क्या हो जाएगा? अल्फा, और दूसरी रूट क्या थी? बीटा। बीटा किसके बराबर थी? 1/α।
तो सीधा सीधा k की वैल्यू निकालनी है ना, मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा, ओ सॉरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k यहां पर था, फाइंड k। तो इनको हमने क्या किया, प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c अपॉन a, यानी कि k अपॉन 1 कैंसिल, इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1। ओके, तो स्टूडेंट अपनी अगली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कंटिन्यू करेंगे और इसके और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है ना हम लोग करेंगे फिर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, गुड बाय।